कल्पना करो, तुम एक युद्ध के मैदान में हो। चारों तरफ लाशें बिछी हैं और उन्हीं में से एक तुम्हारी है। ना कोई तुम्हारे लिए रोने वाला है, न किसी को तुम्हारा नाम पता है। एक ऐसी मौत जिसकी कोई कीमत नहीं। युसोंग डैन का अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मौत की आगोश में जाते ही उसे मिलता है एक दूसरा मौका, एक अजीबोगरीब लेवल सिस्टम। अब उसके पास ताकत है, जादुई क्वेस्ट्स हैं और बढ़ने का जरिया भी। पर जैसे जैसे वो लेवल अप करता है, उसे समझ आता है कि ये कोई वरदान नहीं बल्कि एक सजा है। क्योंकि हर अगला मिशन पहले से कहीं ज़्यादा खौफनाक और जानलेवा होता जा रहा है। क्या युसोंग इस सिस्टम के खूनी खेल से बचकर वो महान हीरो बन पाएगा जिसका उसने सपना देखा था, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और फिर से वही गुमनाम मौत नसीब होगी? चलिए जानते हैं इस धमाकेदार कहानी में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज से पहले मैंने जितनी भी मांगा अपलोड की हैं, मैं उनके आए हुए सारे एपिसोड्स का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जैसे ही उनके नेक्स्ट पार्ट आएंगे, मैं उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आज की मांगा को मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। उसके लिए बस आपको नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना है। मैंने इस मांगा को पूरा पढ़ा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, शुरू के 5-10 मिनट आपको थोड़े बोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मज़ा आएगा। तो भाई लोग, कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश पत्तों से होकर ज़मीन पर गिर रही है। उसी बारिश में खड़े एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसने अपने हाथों में एक तलवार को जोर से पकड़ रखा है। तभी एक तलवार को हवा में घूमते हुए दिखाया जाता है। वो तलवार जब ज़मीन पर गिरती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। तलवार के आगे एक लड़का भाग रहा होता है और शायद ये मरे हुए लोग उसी के साथी हैं। तभी एक आदमी आता है और उस भागते हुए लड़के को उसकी तलवार के साथ ही कई टुकड़ों में काट देता है। अब हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, जो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह अपने आप को कोस रहा था, लानत है मुझ पर, मैंने ये सब उन कमीनों के लिए किया ही क्यों, मेरा सब कुछ करना बेकार था। और वह अपने साथ घटी हुई पहले की बातें बताने लगता है। वह उन लोगों को बता रहा होता है कि दुश्मन आ रहे हैं। वह उन लोगों से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है या तुम लोग भागने की सोच रहे हो। सामने खड़ा आदमी बोल रहा था कि ये काम हमारे लीडर का है, हमारा नहीं। हमारे लीडर ही बताएंगे लड़ाई कैसे सुचारू रूप से चल सकती है, बाकी उसूलों की बातें मैं नहीं जानता। तभी उसके बगल में खड़ा बुढ़ा मॉन्क बोलता है, मुझे मालूम नहीं तुमने क्या सुना है, लेकिन यही हमारा बैटल प्लान है। इतना बोलकर वे दोनों उसे घूरते हुए बोलते हैं कि कैप्टन को ही लड़ाई लीड करनी होगी ताकि हम लोग जीत सकें। उन कमीने कायरों ने मुझसे ये बातें इसलिए बोली थी ताकि उनको भागने का टाइम मिले और वे आसानी से बच निकले। जंग के मैदान में जब हमारे बहुत सारे साथी मारे गए, तब लड़ाई में हम लोगों ने एक साथ मिलकर उस आदमी पर अचानक हमला करने का प्लान बनाया ताकि हम उस पर हावी हो सकें। लेकिन ये क्या, उस आदमी को इस अचानक हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने हम लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला। तभी वह आदमी कहानी बताने वाले लड़के की तरफ बढ़ता है और उसे जोर से एक किक मारता है, जिससे वह हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। इसके बाद मुरिम अलायंस के लोगों को दिखाया जाता है, जिनकी लाशें जंगल में लावारिस पड़ी थी। गेट को तोड़कर उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया और मुरिम अलायंस का विनाश कर दिया गया। हम उसी आदमी को देखते हैं जो बोल रहा होता है, क्या क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ? वह फिर बोलना शुरू करता है, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कितना मूर्ख था जिसने उन कमीने चूहों को बचाया, जो अपने रक्षकों को बचाने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए अलायंस को अकेला छोड़कर भाग गए। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जिन्होंने बोला था कि ये सब सबकी भलाई के लिए है। उन सभी ऊंचे ओहदे वाले कमीनों ने एक जैसा ही किया। इतना बताते बताते वह खून खांसने लगता है। तभी वह उस आदमी को देखता है जिसने सभी लोगों को मार डाला था। इसलिए वह अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि उसकी आवाज़ न निकले। पर तब तक देर हो चुकी थी। वह आदमी उसे देख लेता है और उस पर एक बहुत भयानक हमला कर देता है। वह समझ जाता है कि यही उसका अंतिम समय है और अब वह भी सब की तरह मरने वाला है। वह खून की उल्टी करते हुए बताने लगता है कि ये सब
तब शुरू हुआ था जब च्योनमा नाम का आदमी अचानक सामने आया और पूरा मुरीम युद्ध की चपेट में आ गया। हमारे उन ऊंचे ओहदे वाले कमीने कायर लोगों ने अपने ही सैनिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और खुद भाग गए। इस तरह हमारी प्यारी सी दुनिया का अंत हो गया। उसे लगता है कि वह मर गया, पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और ज़्यादा कोशिश करो युसोंग, मेहनत कभी धोखा नहीं देती बेटे। किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो, इसके बजाय तुम बार बार कोशिश करते रहो। मार्शल आर्ट्स के बेसिक से शुरू करो, अपना स्टेमिना बढ़ाओ, युद्ध की रणनीतियों के बारे में जानो और जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करो। भले ही कभी ऐसा समय आए जब तुम चमत्कार के बारे में सोचने लगो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, उस समय भी सबसे पहले तुम्हारे काम सिर्फ तुम्हारा परिश्रम ही आएगा, क्योंकि चमत्कार भी उसी के साथ होता है जो कड़ी मेहनत करता है। तभी वह अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, पिताजी, पिताजी आप गलत थे। मैंने दिन रात मेहनत की, वो भी किसके लिए? ऐसे घिनौने और कमीने लोगों के लिए जिन्होंने मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। यही मेरा आखिरी प्रयास है पिताजी। पिताजी, आपने कहा था जितना हो सके उससे ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन पिताजी मैं कहता हूँ कि कड़ी मेहनत उन लोगों के लिए बेकार है जो गरीब घर में जन्म लेते हैं। यह कहते हुए वह मर जाता है। पर तभी बिप बिप की आवाज़ आने लगती है और एक डिंग साउंड के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है कि एक ऐसी दुनिया जहां आप कड़ी मेहनत और पूरे किए गए मिशंस के जरिए लेवल अप कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन मुहिम में स्वागत है। कैरेक्टर बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। कनेक्शन चेक किया जा रहा है। कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। प्लेयर की यादों के आधार पर अब इसे तैयार किया जा रहा है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वह सोचता है, ये क्या हो रहा है? हमें लोडिंग का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। तभी उसे युसोंग का नाम सुनाई देता है, युसोंग डैन। वह हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोलता है। तभी हमें लोडिंग कंप्लीट का नोटिफिकेशन दिखाई देता है। उसके साथ ही कैरेक्टर क्रिएशन भी पूरा हो जाता है। युसोंग डैन सोचता है, मैं कहाँ हूँ? वह इतना सोच ही रहा था कि उसके पिताजी उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम अभी तक बेड पर ही हो, और उसके सिर पर एक जोर का घूंसा मार देते हैं। वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि सूरज सिर पर आ गया है और तुम अभी तक जगे भी नहीं हो। बेचारे सुयोंग के सिर पर एक बड़ा सा सूजन आ जाता है और वह सोचता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? यह हिटलर जैसा चेहरा, कहीं मेरे पिताजी तो नहीं है ना? वे यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वह आदमी बोलता है, अब जग गए ना? इतना बोलकर वह आदमी गुस्से से वहां जाने लगता है। अब एमसी सोचता है, क्या यह मेरा कमरा है? आखिर हुआ क्या है? और वह सिस्टम विंडो को देखते हुए बोलता है, यह क्या चीज़ है? सिस्टम विंडो में एरिया सेटिंग कंप्लीट का नोटिफिकेशन दिखा रहा होता है। वह सोचने लगता है कि क्या पिताजी मेरे मरने के बाद भी मेरे पीछे लगे हुए हैं? वह अपने कमरे की गंदी दीवारों को देखता है और उसे अपने कमरे की सीलन भरी गंध आती है। वह फिर से अपने बेड पर यह सोचते हुए सोने लगता है कि सब कुछ कितना सच लग रहा है ना। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी मर चुका हूँ, थोड़ा देर और सो लेने में क्या हर्ज होगा। अब न ही वह घिनौनी लड़ाई है और न ही खून की बदबू। मरने के बाद कितना अच्छा आफ्टर लाइफ है। यह सब इतना खराब भी नहीं है। बेचारा इतना सोच ही रहा था कि उसके पिताजी तेजी से आते हुए बोलते हैं, ओए कमीने। वे अपने साथ एक झाड़ू लेकर आए थे और उसी झाड़ू से हमारे प्यारे से एमसी की धुलाई शुरू कर देते हैं। एमसी की अच्छे से खातिरदारी करने के बाद वे बोलने लगते हैं, तुम्हारी मिलिट्री एकेडमी की एनरोलमेंट फीस तुम्हारे टेबल पर रखी हुई है, इसे अपने साथ ले जाना मत भूलना। अगर तुम अभी भी उठकर जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो तुम लेट हो जाओगे। बेचारा एमसी अपने शरीर को पकड़े हुए कराह रहा होता है और बोलता है, यह तो बहुत दर्द दे रहा है। मेरे पिताजी मरने के बाद भी पहले जैसे ही हैं। तभी उसे एकाएक ध्यान आता है कि पिताजी तो एनरोलमेंट फीस के बारे में बोल रहे हैं। यह सब सोचकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह टेबल पर रखी अपनी मिलिट्री एकेडमी फीस को घूरने लगता है और बोलता है, यह नहीं हो सकता। तभी सिस्टम पर एरिया सेटिंग कंप्लीट का नोटिफिकेशन फिर से दिखाया जाता है। दोस्तों, हमारा एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें चोनबोंग मिलिट्री एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं तो इसके बारे में बहुत पहले ही भूल चुका था।
इस एकेडमी को तेंगोंग चेओन के द्वारा शुरू किया गया था, जो माउंट हवा सेक्ट से थे। वे एक सरल स्वभाव के योद्धा थे जिन्होंने अपना ज्ञान केवल अपने शिष्यों को ही दिया। फिर भी वे शेओ आन में सबसे ऊपरी रैंक के मिलिट्री ऑफिसर थे। इसकी मुख्य वजह यह थी कि वे मुरिम अलायंस के ऑफिशियल मेंबर थे। मुरिम लगभग 100 सालों से शांतिपूर्ण था। सभी लोग अच्छे से रहते थे। अगर कोई वॉरियर अलायंस का मेंबर नहीं होता था तो उसके लिए सफल होना मुश्किल हो जाता था। बच्चे मुरिम अलायंस के लोगों को अपना आइडल मानने लगे थे, क्योंकि हर कोई उनके जैसा बनने का सपना देखता था, चाहे वह लड़का हो या लड़की, बुढ़ा हो या जवान, अमीर हो या गरीब। जैसे जैसे मुरिम सोसाइटी में लोगों की संख्या बढ़ी, मुरिम की दुनिया में अब सिर्फ ताकतवर लोग ही टिक पा रहे हैं। अब यह भ्रम खत्म हो चुका है और किसकी कितनी औकात है यह साफ साफ दिख रहा है। मजबूत लोग ऊपर हैं और कमज़ोर नीचे। इस दुनिया में स्ट्रेंथ की ही पूजा होती है। जो ताकतवर हैं वह सबसे ऊपर है। यहाँ लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है असाधारण प्रतिभा और धन से संपन्न हाई सोसाइटी में जन्मे लोग, उन्हें गोल्डन बॉर्न कहा जाता है। दूसरे वे हैं जिनके पास थोड़ी कम प्रतिभा और धन है और जिनका सोशल स्टेटस थोड़ा कम है, उन्हें सिल्वर बॉर्न कहा जाता है। और अंत में वे हैं जिनका स्टेटस सबसे कम है और जिनके पास न टैलेंट है और ना ही धन। मेरे जैसे लोग, हम लोग उन्हें डर्ट बॉर्न कहते हैं। जिंदगी भर में ऊपर चढ़ने का केवल एक ही मौका था, इससे पहले कि भविष्य हमेशा के लिए तय हो जाए, और वह था चेओनबोंग मिलिट्री एकेडमी जैसे हाई इंस्टीट्यूशन में एंट्री लेना। मेरे पिताजी ने मेरी शिक्षा की फीस के लिए अपना पूरा जीवन मजदूरी के काम में बिता दिया, और यह सब हुआ था आज से पूरे 30 साल पहले। वह बोलता है कि यह सब इतना रियल लग रहा है कि यह सपना हो ही नहीं सकता। वह दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले मैं चोनमा के सामने खड़ा था और अपनी ज़िंदगी को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देख रहा था। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। यही सब सोचते हुए वह गेट से बाहर आ जाता है जहां उसके पिताजी झाड़ू मार रहे थे। वह बाहर आकर जब आसमान को देखता है तो बोलता है कि कितना अच्छा दिन है, और अपने पिताजी के पास चला जाता है। उसके पिताजी उसे देखकर बोलते हैं, मैं तुम्हें एकेडमी में शामिल होने की अनुमति दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने हमेशा से मास्टर बनने का सपना देखा है। तुम कभी भी मेरे जैसे मत बनना, और मेरे जैसा न बनने के लिए तुम्हें एकेडमी में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वह हंसते हुए बोलता है, क्या यही वह सपना था जो मैं देखा करता था? मैं एक मास्टर? मैं तो बहुत छोटा और अनुभवहीन था। ये सब बातें सोचते हुए वह अपने पिताजी से बोलता है, जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी उसे कुछ याद आता है और वह बोलता है, ओह, यह बिल्कुल मेरे बचपन जैसा ही है। वही झाड़ू, वही पैसे, सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे याद है। क्या मैं सचमुच समय में पीछे चला गया हूँ? अरे यार, ये संभव कैसे हो सकता है? तभी उसके पिताजी उसकी तरफ एक उबला हुआ आलू उछाल देते हैं, जिसे वह पकड़ लेता है और बोलता है, पिताजी सुबह सुबह मुझे एक आलू उबाल कर दिया करते थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा और मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि कैसे, पर मैं सचमुच समय में पीछे आ गया हूँ। तभी डिंग की आवाज़ आती है और सिस्टम विंडो खुल जाती है। सिस्टम में लिखा होता है, मिशन 2 घंटे के भीतर मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश लें। मिशन का रिवार्ड है स्ट्रेंथ 1 पॉइंट से बढ़ जाएगा और फेलियर पेनल्टी होगा। 3 दिनों के लिए इनिशिएटिव 0 हो जाएगा और यह मिशन डिलीट हो जाएगा। इस सिस्टम विंडो को युसोंग थोड़ा घबरा कर देखने लगता है। अपने बेटे की ऐसी शक्ल देखकर उसके पिताजी उससे पूछते हैं, क्या हुआ युसोंग? तो हमारा एमसी सिस्टम विंडो की ओर इशारा करते हुए बोलता है, पिताजी, क्या आप इसे नहीं देख पा रहे हैं? यह जो मेरे सामने है, यह एक फ्लोटिंग पैनल जैसा दिख रहा है जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? वो थोड़ा नाराज़ होते हुए बोलते हैं, बेटा शियोंग, इधर उधर की बातें करना बंद करो और जितना जल्दी हो सके तैयार हो जाओ और एडमिशन एग्ज़ाम के लिए जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है, ठीक है पिताजी, मैं जल्दी से जाता हूँ। वह वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उसे भूख लगती है तो उसके पिताजी द्वारा दिए हुए उबले आलू को खा लेता है। वह चलते चलते चोनबोंग मिलिट्री एकेडमी पहुँच जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे पहले से ही लाइन में लगे हुए थे और बच्चे आ भी रहे थे।
वह एकेडमी के गेट पर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मेरे पहले की यादें वापस आ रही हैं। वह एडमिशन एग्ज़ाम कितना इंटेंस था जिसे दोबारा कोई देना नहीं चाहेगा। वह लाइन में लगते हुए बोलता है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और मुझे अब इस छोटे शरीर की आदत भी नहीं है। तभी हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां दो एग्जामिनर बेंच पर बैठकर बच्चों की डिटेल्स ले रहे थे। एक ने सफ़ेद कपड़े और दूसरे ने काले कपड़े पहन रखे थे। इन सभी को देखकर हमारा एमसी बोलता है कि इन सब को देखकर मुझे यह याद आता है कि अब लोगों में भेदभाव की शुरुआत होने वाली है। यह याद आने से ही मुझे घृणित महसूस होने लगता है। वह हमें बताता है कि काले कपड़े पहना आदमी मुख्य शिष्य मेन डिसाइपल्स को चुनता है जो आगे चलकर एकेडमी के उत्तराधिकारी बनेंगे, और सफ़ेद कपड़े वाला उन शिष्यों को चुनता है जो एकेडमी के खर्चे को ढोने का काम करते हैं। यही क्षण था जब हमारी ज़िंदगी का फैसला हो जाता था। मुख्य शिष्यों को सीधे तैंगोंग चेओन के द्वारा सिखाया जाता था और सफ़ेद कपड़े वालों को ड्रिल हॉल में एंट्री के लिए भी एकेडमी को पैसे देने पड़ते थे। मुख्य शिष्यों के विपरीत अन्य ट्रेनीज अगर एकेडमी से पास आउट हो भी जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एकेडमी के गेट कीपर का ही काम मिल सकता था। मुझे यह सब अच्छे से पता है क्योंकि मैं एक गेट कीपर बना था। उस समय मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब यहाँ से मेरी डर्ट बॉन्ड ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। वह मन ही मन सोचता है कि काला झंडा ही सफलता का द्वार है। वह बोलता है, बेशक आप सही रास्ते पर हो तो भी यह गारंटी नहीं कि आप मुख्य शिष्य बन जाएंगे। ब्लैक फ्लैग के लिए चुने गए लोगों को मुख्य शिष्य बनने के लिए एक एग्ज़ाम पास करना होगा। तभी उसके पीछे के बच्चे आपस में बात करने लगते हैं जिससे उसका ध्यान भी उनकी ओर हो जाता है। एक बच्चा बोल रहा होता है कि इस बार एग्ज़ाम किस टॉपिक पर होगी। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, पिछली बार इन लोगों ने जीआई जीवन शक्ति का एग्ज़ाम लिया था। अब हमारे एमसी का नंबर भी आ गया था। वह काले कपड़े पहने हुए आदमी के पास पहुंच गया था। उसने अपनी फ़ीस उस बकेट में डाल दी जहां पहले से सभी बच्चों की फ़ीस रखी हुई थी और अपना नाम बताते हुए बोलता है, मैं यूसोंग डैन हूँ। तभी जो बच्चे बात कर रहे थे उनकी आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वे बोल रहे थे कि मैंने सुना है उन्होंने उन सभी लोगों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया था जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जीआई नहीं था। हमें फिर से उन बच्चों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे। एक लड़का बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है इस बार भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था? तभी दूसरा लड़का बोलता है, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ हर बार एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाता है। अगला सीन हमारे एमसी का दिखाया जाता है जिसमें वह किसी गेट के अंदर जा रहा था जिसका कलर रेड था और वह बोल रहा होता है कि ठीक आज से 30 साल पहले मैंने यह एनुअल एग्ज़ाम दिया था। चूँकि वह पिछली बार वाइट फ्लैग वाले में गया था इसलिए उसे खुद भी नहीं पता था कि वह पास हो पाएगा या नहीं। इसलिए वह बोलता है, भले ही पिछली बार अगर मैं यह एग्ज़ाम देता तो हो सकता है मैं फ़ेल हो जाता, पर इस बार मैं फ़ेल नहीं होऊंगा। तभी हमें एकेडमी का व्यू ऊपर से दिखाया जाता है जहां हमें दिखाई दे रहा था कि बहुत सारे बच्चे 2 लाइन में लगे हुए थे। तभी कोई बोलता है, अगला नंबर 70 का है जिसका नाम यूसोंग डैन है। हम देखते हैं कि एक घर के आगे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उस पर 3 डमीज को कपड़े से ढक कर रखा हुआ होता है। तभी एक बीप की आवाज़ आती है और हमें हमारे एमसी के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें मिशन पूरा करने के लिए बस लगभग आधा घंटा बचा हुआ था। यूसोंग इसे देखकर सोचता है कि यह नंबर कुछ देर से ब्लिंक कर रहा है। यह पहले से काफ़ी कम हो गया है। लगता है यह किसी टाइमर को दिखा रहा है। शुरू में यह 2 घंटे था और अब यह लगभग 15 मिनट ही बचा है। इसे देखकर वह कंफ्यूज होने लगता है। तभी हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जिसके बाल और दाढ़ी का रंग लाल था। वह तैंगोंग चेओन था, द सेलेस्टियल हाई लॉर्ड। वह बोलता है, बाहर आओ बच्चे और मुझे बताओ। हमें उसके साथ 2 और लोग दिखाए जाते हैं। इस आदमी का नाम हमें हो यूम बताया जाता है जो हाई स्पीयर का वॉरियर है, और तीसरे आदमी का नाम पुंगतो मा बताया जाता है जो शेओआन का ब्लैक टाइगर है। तभी चेओन बोलता है, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूसोंग होश में आते हुए बोलता है, ओह सर, मैं बस यही सोच रहा था कि एग्ज़ाम किस चीज़ की होगी। मास्टर चेओन उल्टा उसी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि किस चीज़ का एग्ज़ाम होगा? तब हमारा एमसी बोलता है, सर
यह जीआई पॉइंट मैनिपुलेशन के बारे में एग्जाम हो सकता है। मास्टर चेओन उसे घूरते हुए पूछता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे बताओ। तो हमारा एमसी बोलता है, सर मैंने इस बात का अंदाजा अपने सामने रखे हुए सामानों को देखकर लगाया है। मास्टर चेओन बोलते हैं, सिर्फ सामने की चीज़ों को देखकर वे सोचने लगते हैं कि जरूर इसे किसी ने इस बारे में बताया होगा। तभी एमसी आगे बोलने लगता है, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे सामने रखे ऑब्जेक्ट्स के आकार और चौड़ाई अलग अलग हैं। तभी मास्टर चेओन गुस्सा करते हुए बोलते हैं, जीआई पॉइंट्स से इसका क्या लेना देना है। एमसी फिर से बोलना शुरू करता है, मार्शल आर्ट्स में इस तरह के ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग केवल सटीक जीआई पॉइंट एक्सरसाइज के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक लिंग, आयु और शारीरिक बनावट के अनुसार जीआई पॉइंट्स का स्थान और आकार थोड़ा भिन्न भिन्न होता है। युद्ध में सटीक जीआई नंबर जानने के लिए इस तरह की कई डमीज के साथ ट्रेन करना पड़ता है। हमारे एमसी की बातों को सुनकर मास्टर चेओन खुश होते हुए बोलने लगते हैं, क्या बात है, तुमने एकदम सही कहा। वे आगे बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा आईक्यू तो बहुत अच्छा है, पर क्या तुम्हारी तकनीकों का लेवल भी तुम्हारी आईक्यू जितना है। इतना बोलकर वे अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं। उनके हाथ उठाते ही हमें एक सफ़ेद कपड़ा हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, शुरू करो, और हमारा एमसी एक्शन मोड में आ जाता है। साथ ही तीनों डमीज भी उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक डमी उस पर जंप करते हुए एक जोरदार घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी इससे बड़ी मुश्किल से बच जाता है। वह बोलता है, बड़ी मुश्किल से बचा यार, यह मुझे लगने ही वाला था। वह अपने आप से बोलता है, लगता है मुझे धीरे धीरे अपने इस युवा शरीर की आदत पड़ रही है। शायद मुझ में पहले जितना ताकत ना हो, पर मैं अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा फुर्तीला महसूस कर सकता हूँ। अब वह भी उन डमीज पर हमला करना शुरू कर देता है। वह अपनी 2 अंगुलियों को एक साथ करता है और डमी के सिर पर बने हुए छेद की ओर देखता है। दोस्तों, हमारा एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का पार्ट जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।